हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट आईपीएस की एक और वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 12। ओके, तो चलो केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करते हैं। किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम लेने के बाद में हम चेक करते हैं कि केस स्टडी छोटी है या मोटी है। छोटी का मतलब कि अगर केस स्टडी 2 पेज तक की है तो हम क्या करेंगे, पहले हम केस स्टडी को रीड करेंगे एंड उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को रीड करना शुरू करेंगे। बट अगर केस स्टडी मोटी है, यानी कि 2 पेज से ज़्यादा की है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को रीड करके एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद में केस स्टडी रीड करते हैं और फिर वापस से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आते हैं। ओके, अभी बातों बातों में हमने क्या देखा कि ये केस स्टडी फुल फ्लैश 2 पेजेस की केस स्टडी है। तो हम क्या करेंगे, पहले केस स्टडी को रीड कर लेते हैं आराम से, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो चलो दोस्तों केस स्टडी रीड करना शुरू करते हैं। क्या बोला हुआ है इन्होंने? Wanton Taran Limited is a fast growing listed company focusing on innovation in the textile and garments industry। लो भैया, ये भी घाघरा चोली बनाते हैं। मतलब क्या प्यार है इनको घाघरा चोली से, मुझे नहीं पता। और ऊपर से ये कंपनी तो इनोवेशन भी कर रही है गारमेंट्स में। मतलब गारमेंट्स में कैसे इनोवेशन हो सकता है यार, कुछ भी। विच वेज, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज़ ग्रोन इन लास्ट 1 decade फ्रॉम पंजाब इंडिया टू होम्स ऑफ मिलियन ऑफ कस्टमर्स अक्रॉस 50 कंट्रीज। कितने कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रही है? 50 कंट्रीज में। और आप लोग को पता है वर्ल्ड में कितने कंट्रीज होते हैं? वर्ल्ड में होते हैं लगभग 195 कंट्रीज। 195 कंट्रीज में से 50 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रही है, तो बड़ी कंपनी है काफ़ी। इसके बाद क्या बोलते हैं, इट इज़ एमिंग द टारगेट ऑफ बिकमिंग द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड दैट टेक कॉन्शियस ऑफ इट्स कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड ऑल स्टॉक होल्डर्स एंड ट्रीट दैम द बेस्ट। ठीक है, कंपनी की 5 सब्सिडरीज भी हैं जो कि इंडिया के बाहर ऑपरेट करती हैं, और वो भी उसी लाइन ऑफ बिजनेस में है, घाघरा चोली बनाने वाले में। और इसके साथ में वो क्या करते हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ यार्न्स में भी ट्रेड करती हैं। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के 23-24 के बन के तैयार हो गए और उनका ऑडिट भी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस एज CFO ऑफ द कंपनी WTL फॉर द लास्ट 15 years, Tiru has resigned and started his own venture in professional consultancy with some other players in the same business domain। मतलब CFO तो इनका हो गया बेवफा, और इनके साथ बेवफाई करके चला गया। इसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी हो गई तनहा। कंपनी के तनहा होने की वजह से उन्होंने क्या किया, तुरंत जैसे ही इनका CFO छोड़ के गया ना इनको, इन्होंने दूसरे वाले बंदे की तलाश शुरू कर ली। ठीक है, तलाश शुरू करने के लिए उन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट दे दिया न्यूज़पेपर में कि सॉरी CFO चाहिए। ओके, इसके बाद में इन्होंने क्या किया ना, इनके पास भाई लाइन लग गई एप्लीकेंट्स की। 50 एप्लीकेशंस इनके पास आ गई, और हर एक कैंडिडेट ना एकदम एक नंबर था भाई, एकदम एक नंबर। फिर उन्होंने क्या किया ना, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं, इतने सारी एप्लीकेशंस हमारी आ गई हैं, कैसे इनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इन्होंने एक इंटरव्यू बोर्ड बनाया। भाई वैसे तो इतनी बड़ी कंपनी है, वैसे इनके पास में इंटरव्यू बोर्ड भी नहीं था। 50 एप्लीकेशन आई हैं तब इन्होंने इंटरव्यू बोर्ड बनाया, हद है। खैर, आगे ये क्या बोलते हैं, आफ्टर लुकिंग एट द रिसेंट डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज relating to the operations of the company, accounting and other technical aspects of companies like GST etc, इन्होंने कुछ इश्यूज छांटे जो कि कंपनी में ऑलरेडी हो रहे थे। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन इश्यूज़ को हम कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करेंगे, एंड जो भी कैंडिडेट इनका सही सही जवाब दे देगा ना, उसको हम नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस जॉब एंड हैव बीन आस्क्ड द फॉलोइंग इश्यूज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मतलब ज़बरदस्ती में आपको भी बिना सीए करे ये CFO की पोजीशन का एप्लीकेंट बना रहे हैं। मतलब भाई अब तो ये इज्जत का सवाल हो गया, अब तो हमको इन इश्यूज़ का एकदम सही सही आंसर देना ही पड़ेगा। क्या इशू इन्होंने बोला, क्या मुद्दा इन्होंने पहला रेज किया? इन्होंने कहा कि कंपनी 50 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। ठीक है भाई, पता है कितनी शेखी पगार हो गई। आगे बोलते हैं कि इनके जो एम्प्लॉयज़ है ना, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं इसी वजह से, ताकि बिजनेस के ऑपरेशंस को वो मैनेज कर सकें एंड बिजनेस का एक्सपेंशन भी हो सके। अब वर्ल्ड वाइड इनको ट्रेवल करना है तो इनको चाहिए होती है फॉरेन करेंसी।
ओके। फॉरेन करेंसी ये किससे लेती है? ऑथोराइज डीलर से लेती है। ऑथोराइज डीलर क्या करता है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना करेंसी को कन्वर्ट करवाने की, उस सर्विस के ऊपर जीएसटी चार्ज करता है। ठीक है। अब इनको क्या करना था? इनको जाना था यूएस। इनको कहाँ जाना था? यूएसए जाना था। यूएसए जाने के लिए इनको चाहिए थे $10,000 10,000। ओके। ये गए ऑथोराइज डीलर के पास में। ऑथोराइज डीलर को इन्होंने दिए ₹7.40 लाख, और बदले में ऑथोराइज डीलर से इन्होंने 9,900 $9,900 को परचेज कर लिया। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कि जो कस्टम्स का एक्सचेंज रेट चल रहा था ना, उस हिसाब से अगर हम देखें तो $9,900 हमारे को 7.45 लाख रुपीज़ में मिल जाते, और जो बैंक का बाइंग रेट चल रहा है ना, उस हिसाब से $9,900 हमें ₹7.50 लाख्स में मिल जाते। ठीक है। अभी पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये, लेकिन इतना देख करके समझ में आ रहा है कि ये जीएसटी के वैल्यूएशन चैप्टर में से कोई क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकता है। ओके। अगले पैरा में क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द लास्ट ओवरसीज विजिट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, कंपनी रिसीव्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर for specified types of garments for which yarn was required to be imported। इनको करना था गारमेंट एक्सपोर्ट। गारमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यार्न को इंपोर्ट किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने इंपोर्ट किया स्पेशल यार्न फ्रॉम जर्मनी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स। देयर was no transaction value available for such yarn, consequently transaction value of identical goods under the custom was considered। मतलब इनके पास में जो गुड्स ये इंपोर्ट कर रहे हैं, जो यार्न ये इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया? इन्हीं के यार्न जैसी एक आइडेंटिकल गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू को अपने गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर कर लिया एज पर द कस्टम्स एक्ट। मतलब तू ना मिला तो कोई नहीं, तेरे जैसा कोई और सही। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं ये कस्टम्स में से, क्योंकि कस्टम्स की बातें चल रही हैं। आइडेंटिकल गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने कस्टम्स में ही पढ़ा था। ओके, आगे आते हैं इशू टू में। इशू टू में ये क्या बोलते हैं दोस्तों? वन ऑफ द ओवरसीज सब्सिडरी एसएसएस इनकॉर्पोरेशन has provided financial assistance to WTL। फाइनेंशियल असिस्टेंस को इजी लैंग्वेज में बोले तो लोन प्रोवाइड किया। ओके। The said financial assistance is outstanding in the books of accounts of the company as foreign currency loan, on which it paid an interest of rupees 32 crore in the last financial year. The amount of TDS as applicable has been deducted and deposited within the due date। EBITDA कितना है कंपनी का? 100 करोड़ का। और डेप्रिसिएशन कितना है? 15 करोड़ का। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है सुनो। WTL लिमिटेड है ना दोस्तों, WTL लिमिटेड की एक फॉरेन सब्सिडरी है एसएसएस इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। एसएसएस इनकॉर्पोरेशन WTL लिमिटेड को एक फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड कर रही है, और WTL लिमिटेड एसएसएस इनकॉर्पोरेशन को इस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है ₹32 करोड़ का। इसके बाद में WTL क्या करेगी? इस इंटरेस्ट के एक्सपेंस को वो क्लेम करेगी अगेंस्ट दी प्रॉफिट्स, एंड अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है दोस्तों, इस अरेंजमेंट को हम DT में क्या बोलते हैं? थिन कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अभी ऐसे अरेंजमेंट्स को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आई? गवर्नमेंट लेकर के आई सेक्शन 94B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 94B क्या करता है? ये ना एक लिमिट प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट के पेमेंट्स के ऊपर। ओके। अगर कंपनी जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है वो इस लिमिट को एग्जीड कर रहा होता है ना, तो जितना भी अमाउंट इस लिमिट को एग्जीड कर रहा होता है, उस अमाउंट को अलाउ नहीं किया जाता है एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस अमाउंट को हम क्या करते हैं? कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करने को बोलते हैं फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। एंड जिस भी ईयर में कंपनी का इंटरेस्ट का पेमेंट इस लिमिट से कम आ रहा होता है ना, उस ईयर में इस वाले अमाउंट का डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाता है। ओके। लिमिट इस सेक्शन में कितनी प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों? लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है एबिटा का 30%।
यानी एबिटिटा का 30% तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस हम अलाउड कर देंगे। उसको अगर एग्जीट करेगा तो उसको हम इस साल में अलाउ नहीं करेंगे। आप अगले 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जिस भी साल में आपका एक्चुअल इंटरेस्ट का एक्सपेंस एबिटिटा इंटू 30% से कम होगा ना, उस साल में आप उस डिसअलाउड इंटरेस्ट के एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अभी प्रेजेंट केस में हमारा एबिटिटा कितना बताया था इन्होंने, ₹100 करोड़ का बताया था। यानी कि सेक्शन 94B के हिसाब से इनकी लिमिट कितनी आ जाएगी इंटरेस्ट की, 100 करोड़ इंटू 30%, यानी कि ₹30 करोड़। ठीक है, एंड इन्होंने एक्चुअली में इंटरेस्ट का एक्सपेंस किया कितना है, 32 करोड़ का। यानी कि इनका 2 करोड़ का जो एक्सपेंस है ना दोस्तों, ये इस साल में हो जाएगा डिसअलाउड और इसको करना पड़ेगा इनको कैरी फॉरवर्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का इशू इन्होंने क्या बोला, ये जो इशू है ना, इसमें से तो हमारा डीटी का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सेक्शन 94B के हिसाब से। ओके, इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे के इशू में इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, company has to comply with the listing obligation and disclosure requirements relating to the corporate governance, and for this independent and qualified audit committee is already formed and functioning. Okay, the audit committee consisted of 6 directors, with 4 of them being independent directors. One of the director, P, an independent director, has resigned as director of the company. WTL proposes to appoint Q as an independent director, who is also serving as managing director in one company and independent director in 3 others listed entity. मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, WTL लिमिटेड क्या है, ये एक लिस्टेड एंटिटी है। ओके, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस क्या बोलता है कि लिस्टेड एंटिटीज को ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी होती है। ठीक है, एंड ये जो ऑडिट कमेटी होती है, इस ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स इनके मेंबर्स होने चाहिए, एंड जितने भी मेंबर्स इस ऑडिट कमेटी में हैं उसमें से 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, अभी जो ऑडिट कमेटी WTL ने फॉर्म करी है, इसमें इन्होंने बोला कि हमारे 6 डायरेक्टर्स मेंबर्स हैं। ठीक है, एंड इस 6 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर्स जो है ना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, एंड CBLODR रेगुलेशन के हिसाब से इनके ऑडिट कमेटी में 6 डायरेक्टर्स का 2/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। 6 इंटू 2/3 कितना आया, 4, एंड इनकी ऑडिट कमेटी में 4 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर ये क्या बोलते हैं कि ये जो 4 डायरेक्टर्स थे ना, इन 4 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर मिस्टर पी जो था वो छोड़ के चला गया कंपनी को। ठीक है, अभी इसके छोड़ के जाने की वजह से इनकी ऑडिट कमेटी में मेंबर्स कितने हो गए, 5 डायरेक्टर्स इनके मेंबर्स हो गए, एंड इस 5 डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनके बचे। ठीक है, अब CBLODR रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए इनको कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, 5 इंटू 2/3, ये आपका कितना आएगा, लगभग 3.3333 समथिंग। इसको हम नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ कर देंगे, तो इनको चाहिए 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपनी ऑडिट कमेटी में। इनके पास कितने बचे हैं, 3 डायरेक्टर्स बचे हुए हैं, तो इनको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इस जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन वैकेंट हो गई, उसकी वजह से इन्होंने मिस्टर क्यू को अपॉइंट करने के बारे में सोचा। ठीक है, अब मिस्टर क्यू का क्या सीन है ना, मिस्टर क्यू ऑलरेडी एक कंपनी में तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और 3 और लिस्टेड एंटिटीज के अंदर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। जबकि आपका CBLODR का रेगुलेशन नंबर 17A क्या बोलता है कि एक पर्सन अगर एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, तो वो सिर्फ 3 ही लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर सकता है। 3 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटीज़ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन वो होल्ड नहीं कर सकता। एंड मिस्टर क्यू क्या करता है, ये ऑलरेडी 3 एंटिटीज़ में
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करता है। यानी कि अगर मिस्टर क्यू को हम अपॉइंट करते हैं इन WTL लिमिटेड, तो मिस्टर क्यू को क्या करना पड़ेगा, इन 3 लिस्टेड एंटिटीज़ में जिसमें वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इनमें से किसी एक एंटिटी में उसको रेजिग्नेशन फाइल करना पड़ेगा, तभी उसको हम WTL में अपॉइंट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस वाले पैरा में से हमारा लॉ का CBLODR का कोई क्वेश्चन ये लोग फ्रेम कर सकते हैं। ओके, इशू 4 पर आते हैं दोस्तों। इशू 4 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, अरुणिमा इज अ वुमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ड्यू टू हर अदर एंगेजमेंट शी टेंडर्ड हर रेजिग्नेशन फ्रॉम डायरेक्टरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2024। वाइड हर लेटर डेटेड, क्यों इतना उतावला हो रहा है भाई, Wired her letter dated 15 February 2024, which was received by the company on 20th of February 2024. The board took note of the resignation in its meeting held on 15 मार्च 24। यानी अरुणिमा वुमेन डायरेक्टर हो गई, एंड अरुणिमा ने क्या किया, उसके पास काम की अधिकता थी तो वो रिजाइन करके चली गई कंपनी में से। पता नहीं इनका क्या कौन से बुरे दिन आ रहे हैं, इनका हर कोई बंदा रिजाइन ही करके जा रहा है। पहले CFO छोड़ के चला गया, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के चला गया, अब वुमेन डायरेक्टर भी छोड़ के चली गई। हद है भाई। ये छोड़ के जब गए, इन्होंने ना एक लेटर दिया। लेटर की डेट क्या थी, इनके रेजिग्नेशन लेटर की डेट थी 15 फरवरी। लेटर कंपनी को कब रिसीव हुआ, 20 फरवरी को। लेकिन लेटर में रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव होगा, वो डेट कब लिखी हुई थी, 1 मार्च की। यानी कि रेजिग्नेशन की डेट हम क्या मानेंगे, 1 मार्च को ही हम रेजिग्नेशन की डेट मानेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, कंपनीज एक्ट में क्या बोला जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, इसको कब तक फिल करना पड़ेगा, 3 मंथ्स, या फिर नेक्स्ट जो भी बोर्ड मीटिंग हो रही है, विच एवर इज लेटर तक इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। ओके, रेजिग्नेशन कब हुआ है, 1 मार्च 24 को। रेजिग्नेशन के बाद पहली बोर्ड मीटिंग कब हो गई, 15 मार्च 24 को। ठीक है, एंड रेजिग्नेशन के बाद में 3 मंथ्स कब एक्सपायर हो रहे हैं दोस्तों, मार्च अप्रैल में। यानी कि 1 जून 2024 को 3 मंथ्स एक्सपायर हो रहे हैं। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अरुणिमा के छोड़ के जाने की वजह से जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, वो कब तक फिल करनी है, 1 जून 2024 तक फिल करनी है। ओके, आगे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें से अच्छा, 4th पैरा में से हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कंपनीज एक्ट का, डायरेक्टर्स में से कोई क्वेश्चन ये लोग फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत नींद आ रही है, पर कोई बात नहीं है, बस एक इशू और बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, इशू 5 पर आते हैं दोस्तों। इशू 5 में क्या बोल रहे हैं, एवर प्राइवेट लिमिटेड वॉज एक्वायर्ड बाय WTL, the same was accounted as a business combination as per Ind AS 103। ठीक है, however there was an existing share based scheme in Aver Private Limited with a vesting condition of 4 years, in which 3 years had already lapsed at the time of acquisition. WTL agreed to replace the existing award for the employees of the acquired entity. The fair value of the option under share-based payment scheme on acquisition date was rupees 1200, while the fair value of the option replacing the existing scheme was rupees 1500. Also, only 1 more year was left for vesting after the acquisition. ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। जिन्होंने FR किया हुआ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको समझ ही आ गया होगा पैरा रीड करके कि ये FR के Ind AS 103 का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन जिनका FR ठीक से नहीं हुआ है तो उनको मैं समझा देती हूँ क्या सीन हो रहा है यहाँ पर। जो WTL लिमिटेड है ना, इसने क्या किया, इसने एवर प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको एक्विजिशन से। लेकिन APL का एक लोग क्या बता रहे हैं कि APL ने एक शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम रिलीज करी हुई थी। उस स्कीम में वेस्टिंग पीरियड कितना था दोस्तों, 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड था। ठीक है, अब ये जो 4 साल थे ना, ये 4 साल एक्सपायर होने से पहले ही APL के लग गए। APL को WTL ने एक्वायर कर लिया 4 साल एक्सपायर होने से पहले। ठीक है, इन 4 साल में से 3 साल तो निकल चुके थे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन 1 साल का पीरियड अभी भी बचा हुआ था। ओके, अब क्या होगा ना कि
जब एपीएल ने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम को रिलीज़ किया था, उस टाइम पर क्या डिसाइड हुआ होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे इसके एपीएल के, उनको 4 साल की एक्सपायरी के बाद में एपीएल के शेयर्स रिसीव होंगे। ओके, लेकिन 4 साल एक्सपायर होने से पहले एपीएल को डब्ल्यूटीएल ने एक्वायर कर लिया। अभी डब्ल्यूटीएल के एक्विजिशन के बाद में क्या होगा कि जब इनका 4 साल का पीरियड एक्सपायर होगा ना वेस्टिंग का, तब इनको एपीएल की जगह डब्ल्यूटीएल के शेयर्स रिसीव होंगे। ओके, अब एपीएल को अगर डब्ल्यूटीएल एक्वायर कर रही है, यानी कि डब्ल्यूटीएल बड़ी कंपनी है इन कंपैरिजन टू एपीएल। एपीएल छोटी कंपनी है, तभी तो डब्ल्यूटीएल उसको एक्वायर कर रही है ना। तो ऐसे अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ को एक्विजिशन से पहले किसके शेयर मिल रहे थे? एपीएल के, लेकिन एक्विजिशन के बाद इनको किसके शेयर मिलेंगे? डब्ल्यूटीएल के। यानी कि एम्प्लॉयज़ को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, एम्प्लॉयज़ को तो बेनिफिट ही हो रहा है ना दोस्तों इस एक्विजिशन से। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम एपीएल ने रिलीज करी थी ना, इसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, पुरानी स्कीम की वैल्यू कुछ और होगी। पुराना स्कीम यानी जिसमें एपीएल के शेयर मिल रहे थे, उसकी वैल्यू कम होगी। एंड जो नई स्कीम है जिसमें जिसमें एक्वायरर यानी डब्ल्यूटीएल के शेयर मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू हाई होगी। ठीक है, अभी इसमें अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है दोस्तों? अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो वैल्यू अवेलेबल है उस प्लान की। एक वैल्यू हो गई उस प्लान की जिसमें एपीएल के शेयर मिल रहे थे, और दूसरी वैल्यू हो गई उस प्लान की जिसमें एक्वायरर यानी डब्ल्यूटीएल के शेयर्स मिल रहे हैं। अभी क्या होगा ना, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन जो पुराने वाले प्लान की फेयर वैल्यू है, यानी जिसमें एक्वायरी एपीएल के शेयर मिल रहे थे, उस प्लान की फेयर वैल्यू में से जो वेस्टिंग पीरियड निकल चुका डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले, उसकी प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू को हम अलग कर देंगे। एंड वो जो वैल्यू निकल करके आएगी ना, इसको हम अपने परचेज कंसिडरेशन का पार्ट मानते हैं एज पर इंड AS 103, और इसको हम अपनी बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में भी शो करते हैं। ठीक है, अभी हमारे एग्जाम्पल में पुराने वाले प्लान की फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? पुराने वाले प्लान की फेयर वैल्यू है 1200 रुपये। कितने हैं? 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये में से 3 साल का वेस्टिंग पीरियड हमारा निकल चुका है। ओवरऑल वेस्टिंग पीरियड कितना था? 4 साल का। यानी कि 3 साल से रिलेटेड फेयर वैल्यू कितनी हो गई पुराने प्लान की? 900 रुपीज़। ओके, ये जो 900 रुपीज़ है दोस्तों, इसको हम अपनी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट मानेंगे, एज वेल एज इसको हम अपनी अदर इक्विटी में शो करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू प्लान है यानी जिसमें एक्वायरर डब्ल्यूटीएल के शेयर मिल रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू में से ये वाली जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी ना पुराने वाले प्लान की, इसको हम लेस कर देंगे। एंड फिर जो वैल्यू निकल करके आएगी ना, इस वाले वैल्यू को, इस वाले अमाउंट को हम इंड AS 102 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे फॉर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। अभी हमारे एग्जाम्पल में नए प्लान की फेयर वैल्यू उन्होंने कितनी बताई है? 1500 रुपये बताई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1500 रुपये में से ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, जिसको हमने परचेज कंसिडरेशन और अदर इक्विटी का पार्ट माना है, इसको लेस कर देंगे, ये मानते हुए कि इतनी वैल्यू तो पुराने वाली एंटिटी से रिलेटेड थी और वो पीरियड निकल गया। अब हमको सिर्फ अपना जो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड बचा है उसके रिस्पेक्ट में 102 में अकाउंटिंग करनी है। तो नए प्लान में से 900 को हमने रिड्यूस कर दिया। रिमेनिंग जो 600 रुपीज़ बचे हैं ना दोस्तों, इसको हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ट्रांसफ़र करेंगे, इंड AS 102 के हिसाब से एंट्रीज करेंगे फॉर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। ओके, तो इस तरीके से एंट्री होती है इन ट्रांजैक्शंस की। इसके आगे आप लोग लिख लो कि FR का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसमें से। ओके, चलो दोस्तों, अब इतना अगर आए हो ना तो बस 5-10 मिनट और रुक जाओ, बस होने ही वाली है केस स्टडी। क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी केस स्टडी में अच्छे से समझ लिए हैं। ओके, क्वेश्चंस पर आते हैं।
क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट एमसीक्यू में इन्होंने कहा, इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एंड इफ यस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज अंडर रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज ए, ऑल्सो कैलकुलेट जीएसटी अमाउंट अज्यूमिंग टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 18%। मतलब इन्होंने जो ये फॉरेन करेंसी एक्वायर करी थी ना, इन्होंने क्या किया था, इनको अपनी फॉरेन ट्रिप करनी थी यूएसए की, उसके लिए इनको चाहिए थे यूएस डॉलर 10,000। ये गए थे ऑथोराइज डीलर के पास में, इन्होंने 7.40 लाख रुपीज़ ऑथोराइज डीलर को पे करे थे और उसके बदले में 9900 यूएस डॉलर्स परचेज कर लिए थे। हमने क्या बोला था कि ये जो सर्विस होती है जिसमें करेंसी को कन्वर्ट करवाया जाता है, ये सर्विस ना जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होती है। ओके, करेंसी मनी वगैरह इन सब की सेल या परचेज के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये सप्लाई नहीं मानी जाती है, क्योंकि करेंसी को ना हम गुड्स कंसीडर करते हैं और ना सर्विस। लेकिन करेंसी को कन्वर्ट करवाने की जो सर्विस होती है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब इस करेंसी को कन्वर्ट करवाने के लिए वैल्यू ऑफ सर्विस किस हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, ये डिटरमाइन किया जाता है एज पर रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज ए। क्या बोलता है रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज ए, ये बोलता है कि आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन से आप वैल्यू डिटरमाइन कर लो। पहला ऑप्शन ये क्या बोलते हैं कि आप ना जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है उसमें से बैंक का टीटीबीआर या टीटीएसआर लेकर के उसको लेस कर दो एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो बाय द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस बैंक का टीटीबीआर या टीटीएसआर जो भी आपके पास अवेलेबल है, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस शैल बी योर वैल्यू ऑफ सर्विस। बट अगर इन केस आपके पास आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, आप के पास से जितना भी आईएनआर जा रहा है या आपको जितना भी आईएनआर रिसीव हो रहा है ना, उसका 1% शैल बी योर वैल्यू ऑफ सर्विस। ओके, अब अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो इन्होंने हमको कस्टम्स का एक्सचेंज रेट बता दिया, बैंक का बाइंग रेट बता दिया, ऑथोराइज डीलर से इन्होंने कितने में परचेज किया ये बता दिया, लेकिन इन्होंने आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं बताया। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ सर्विस एज पर सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, जितना भी आईएनआर आपको रिसीव हुआ या आपने प्रोवाइड किया इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस। हमारे पास से कितना आईएनआर गया था, ₹7.40 लाख, ₹7.40 लाख। तो 7.40 लाख का 1% यानी कि ₹7,400 शैल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस। इस 7,400 रुपये पे 18% जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। 18% जीएसटी कितना आ जाएगा, 1,332 रुपये। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर को, इन्होंने क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी होगी, 7450 एंड जीएसटी का अमाउंट 1,341, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी होगी, 7400 एंड जीएसटी का अमाउंट 1,332, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन शैल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर को, आ जाओ। यस, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट गिवन इन इशू 2 अबव, द इंटरेस्ट टू बी रिपोर्टेड बाय द टैक्स ऑडिटर अंडर फॉर्म 3CD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वुड बी। इशू 2 में क्या बोला था, इशू 2 में क्या बोला था, अच्छा डीटी वाला इशू था ये, इंटरेस्ट वाला जो लोन दिया था इनकी फॉरेन सब्सिडरी ने WTL को। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि टैक्स ऑडिटर किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करेगा फॉर्म 3CD में। ओके दोस्तों, फॉर्म 3CD में इस वाले ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग किस क्लॉज में करी जाती है, क्लॉज 30B में। क्लॉज 30B में क्या रिपोर्ट करना होता है हमको, पहला तो क्लॉज 30B ये बोलता है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपने कितना किया है, एक तो आप हमको ये रिपोर्ट करो, और दूसरा सेक्शन 94B के हिसाब से कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया टू द नेक्स्ट 8 ईयर्स, उस एक्सपेंस को भी आपने रिपोर्ट करना होता है। ओके, अब प्रेजेंट केस में हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आया था दोस्तों, 32 करोड़ का।
ठीक है। एंड 94B में, सेक्शन 94B में हमने कैरी फॉरवर्ड कितना किया था, 2 करोड़ का अमाउंट हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। यानी ये वाले जो 2 अमाउंट हैं ये हमको क्लॉज 30B के अंदर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, चेक कर लेते हैं आंसर को दोस्तों। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, in the background circumstances described in issue 3, the company secretary contends that the audit committee should be reconstituted even if Q is appointed as an independent director. Is the company secretary contention appropriate? मतलब ये जो इनकी ऑडिट कमेटी वाला सीन हुआ था ना, जिसमें इनका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था मिस्टर पी, ये रिज़ाइन करके चला गया था, इसकी वजह से इनको मिस्टर क्यू को अपॉइंट करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन क्यू के साथ में क्या सीन था कि इसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी। ओके, अब ये हमको क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो क्यू को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर भी लेते हैं, मान लो कि क्यू ने कितनी 3 कंपनीज में से एक कंपनी में रिज़ाइन कर दिया और वो हमारे WTL में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, तो उसके बाद में भी क्या हमको अपनी ऑडिट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या? रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब वापस से गठित करना पड़ेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है भाई, करना पड़ेगा। देखो, पुरानी वाली ऑडिट कमेटी में पी वॉज ऑल्सो दी मेंबर, बट अब पी तो चला गया ना, पी की जगह कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो जब मेंबरशिप चेंज हो रही है, एक पुराना मेंबर छोड़ के चला गया, दूसरा मेंबर आ रहा है ऑडिट कमेटी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन तो ऑडिट कमेटी का करना ही पड़ेगा। ओके, ऑप्शंस में इन्होंने क्या बोला, कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट एंड द ऑडिट कमेटी शुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड as it should have at least 2/3 majority of members as independent director। ठीक है, सही लग रहा है ये ऑप्शन। आगे क्या बोलते हैं, आगे के ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं। Contention of company secretary is not correct and the existing audit committee can continue as independent director constitute more than 2/3 number of total directors of audit committee। इनकरेक्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल इनकरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पी को छोड़ने के बाद में कितने हो गए थे, 5 हो गए थे, जिसमें से 2/3 इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, यानी कि 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनको चाहिए। एंड अगर इनको 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो क्यू को इनको अपॉइंट करना पड़ेगा एंड क्यू को इन्हें अपनी ऑडिट कमेटी का मेंबर भी बनाना पड़ेगा। और जब क्यू को ये अपनी ऑडिट कमेटी का मेंबर बनाएंगे तो इनको ऑडिट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में क्या बोलते हैं, कंटेंशन कंपनी सेक्रेटरी का करेक्ट है, ऑडिट कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी एंड उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही मेंबर्स होंगे। नहीं, गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कंपनी ने ना सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू करे होते तो फिर उसकी ऑडिट कमेटी में सारे के सारे मेंबर्स ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते। ओके, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ में क्या बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कंटेंशन गलत है एंड द ऑडिट कमेटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू चेंज इन इट्स मेंबर में चेंज होने की वजह से कंपनी को, ऑडिट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपने ना पार्टनरशिप पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, आपने सीए में भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप में अगर मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ओके, इसमें से अगर सी रिज़ाइन कर देता है एंड इसकी जगह अगर डी को हम एडमिट कर लेते हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप डीट चेंज होती है। ओके, पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है क्योंकि अब न्यू पार्टनर्स कौन से हैं, ए बी और डी हैं। ओके, भले ही पहले भी 3 पार्टनर्स थे, अभी भी 3 है, लेकिन पार्टनर्स के नाम तो चेंज हो गए ना, उसकी वजह से हमको रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है पार्टनरशिप। इसी तरीके से इनकी ऑडिट कमेटी में भी पी जो डायरेक्टर था वो चला गया और क्यू डायरेक्टर आ रहा है, तो इस केस में भी क्योंकि डायरेक्टर के नाम वगैरह चेंज हो रहे हैं तो ऑडिट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन शैल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं आंसर को। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पर आते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, WTL शैल अपॉइंट अनदर वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी ऑन और बिफोर, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कब तक अपॉइंट करना था, 1 जून 2024 तक। ओके, चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने। 1 जून 2024, ए ऑप्शन शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं आंसर।
यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं अगले एमसीक्यू पर। दोस्तों सो रहे हो तो जग जाओ, मुंह धो लो, कुछ भी कर लो, कॉफ़ी पी लो, लेकिन सोना नहीं है, अच्छे से केस स्टडी को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू इम्पोर्ट ऑफ यार्न फॉर विच ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स वॉज कंसिडर्ड अंडर कस्टम्स। इन्होंने जो इम्पोर्ट किया था स्पेशल यार्न, उसकी वैल्यू इनके पास नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया था, इनके जैसा एक सिमिलर यार्न जो इम्पोर्ट हुआ होगा उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू को इन्होंने अपनी गुड्स की भी ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर कर लिया था अंडर कस्टम्स। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन अ सेल एट एनी कमर्शियल लेवल एंड इन सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। नहीं बाबा नहीं, जो आइडेंटिकल गुड्स सेम सेम कमर्शियल लेवल एंड सेम क्वांटिटी में इंपोर्ट करे जाते हैं ना, उन्हीं आइडेंटिकल गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू को कंसिडर किया जाता है कस्टम्स में। इसके अलावा और किसी आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन अ सेल एट सेम कमर्शियल लेवल एंड इन एनी क्वांटिटी एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ये भी गलत हो गया। सी में क्या बोला, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन अ सेल एट सेम कमर्शियल लेवल एंड इन सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं आंसर दोस्तों। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है, मिस्टर क्यू बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर discussed with the company about the implication of GST on his appointment and emoluments. Explain if the services provided by the directors are under the ambit of Goods and Service Tax Act। मतलब मिस्टर क्यू को जब हम अपॉइंट कर रहे हैं एज डायरेक्टर, तो क्या मिस्टर क्यू जो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा कंपनी को वो जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्सेबल होंगी क्या। हाँ दोस्तों, हाँ, ये सर्विसेज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर टैक्सेबल होंगी। क्यों, क्योंकि ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर एम्प्लॉय अगर अपनी कुछ सर्विसेज एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराता है ना, तो उसको हम सप्लाई कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, क्यू को हम कैसे अपॉइंट करने का सोच रहे हैं, क्यू को हम अपॉइंट करना चाहते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, एंड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, मतलब कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के तौर पे हम कंसिडर इनको नहीं करेंगे। ओके, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी जो सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करा रहे हैं इनको हम सप्लाई मान लेंगे, और ये जीएसटी के अंदर टैक्सेबल भी हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ना कंपनी को, इसमें इसमें कंपनी को टैक्स पे करना होता है अंडर आरसीएम। मतलब कंपनी जो भी पेमेंट मिस्टर क्यू को करेगी उस पे कंपनी को आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर को दोस्तों। क्या बोल रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द सेड कंपनीज इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन एज द सेड कंसिडरेशन for the services are clearly outside the scope of Schedule 3 and are therefore taxable. As per Schedule 3, services provided by an employee to the employer are neither supply of goods nor supply of services। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, इसलिए वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो शेड्यूल 3 में कवर नहीं होंगे और उनको हम टैक्सेबल कर देंगे। फर्दर टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू द सेड कंपनी located in the taxable territory is payable by the recipient under reverse charge। यानी कि किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, WTL को टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन RCM। ओके, ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, कहाँ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन द बैकग्राउंड ऑफ द फैक्ट stated in issue 5 compute the value of options under the share based payments as per Ind AS 102। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि
WTL ने एक्वायर किया था एवर प्राइवेट लिमिटेड को, और एवर प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम रिलीज करी हुई थी अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसका वेस्टिंग पीरियड 4 साल का था। इसमें से 3 साल तो निकल चुके थे डेट ऑफ एक्विजिशन तक, लेकिन 1 साल का पीरियड बचा हुआ था। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई थी कि 900 रुपये की जो वैल्यू आएगी ना, इसको तो WTL 103 के टाइम पर जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री पास करेगी ना, APL को एक्वायर करने की जो एंट्री पास करेगी, उसमें 900 रुपये को परचेज कंसिडरेशन कंसिडर करेगी, और अपनी जो ये बैलेंस शीट बनाएगी कंसोलिडेटेड वाली, उसमें 900 रुपये को अदर इक्विटी में भी शो करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो 600 रुपये बचे हुए हैं, इन 600 रुपये को इंडियस 102 के हिसाब से रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड तक हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो ये हमको क्या बोल रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको आप 102 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करोगे, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ₹600 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर को। ₹600 विल बी रिकॉर्डेड एज एन एम्प्लॉय एक्सपेंस इन द बुक्स। ओके, तो इसी के साथ केस स्टडी 12 सॉल्व हो गई, छपाक। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपको इस केस स्टडी को अच्छे से रीड करना है दोस्तों, अच्छे से आराम से रीड करो, समझो। ठीक है, कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये जो PDF है एंड इसके अलावा ये वाली जो PDF है, ये दोनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूँगी। एंड अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, भगवान जी आपकी सारी विशेस को पूरा करेंगे एंड आपको जल्द ही CA बना देंगे। ओके, यहाँ तक सुनने के लिए, मेरे को और बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, एक एप्रिसिएशन नोट लिख देना कमेंट में, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज़ माई मोटिवेशन। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ CA हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।